नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज के प्रैक्टिस पेपर की, बात करेंगे संस्कृत भाषा की प्रैक्टिस पेपर की, बात करेंगे। संपूर्ण कंसेप्ट से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और ये आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर आपका पहला है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। आप लोग सभी लोग यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और 30 में से हम अपठित गद्यांश और पद्यांश के 15 प्रश्न करेंगे और साथ ही साथ 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके अन्य सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर जो है आई बटन पर लिंक दे दी जाएगी। जो आपके प्रैक्टिस पेपर का, समस्त सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर का प्लेलिस्ट लिंक बना दिया गया है, जो आई बटन पे लिंक मिलेगा। और सभी प्रैक्टिस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। संस्कृत भाषा के पहले प्रैक्टिस पेपर में आपको यहाँ पे लिखा गया कि अधोलिखितम श्लोका नाम पठितम प्रश्न नाम, 1 से लेके 6 तक यहाँ पे श्लोक से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और श्लोक आपका दिया गया है कि अश्वानाम लक्षणम वेगो गजननाम लक्षणम मदः चातुर्ग लक्षणम स्त्री नाम उद्योग लक्षणम निराम। देखिए श्लोक सभी लोग आप लोग वीडियो पॉज कर धीरे धीरे पढ़ लीजिए। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर कर चलेंगे क्योंकि डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो ये है श्लोक जो आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा। अब आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो कि इसी श्लोक से पूछा गया है, उद्योगै है केसाम लक्षणम। क्या प्रश्न पूछा गया है? उद्योगै केसाम लक्षणम। अर्थात यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि पद्यानुसार जो है उद्योग अर्थात नृणाम, लक्षणम अर्थात उद्योग पुरुषों का लक्षण है। उद्योग केसाम लक्षणम, उद्योग जो है पुरुषों का लक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे नृणाम की बात करेंगे। उद्योगों ये क्या दिया गया है? उद्योग है किसका लक्षण दिया गया है? तो आप लोग जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये लाइन देखिएगा, चातुर्ग लक्षणम स्त्रीराम उद्योगे लक्षणम नृणाम। क्या दिया गया है? उद्योगम लक्षणम नृणाम दिया गया है। हमें ये पता होना चाहिए कि नृणाम माने क्या होता है, ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे अश्व नाम होगा, ना ही गजा होगा, ना ही अजा नाम होगा, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं अश्व नाम मतलब क्या हो गया? घोड़ा, गज मतलब हाथी, और अजा नाम मतलब रघुवंशी राजा का नाम। लेकिन उद्योग के साम लक्षण नृणाम हो जाएगा। और नृणाम सभी लोग अर्थात समझ रहे हैं, पुरुषों की बात करेंगे। नृणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? आपेय पदस्य पर्यायो भवति। इसमें एक आपेय पद आया है, इसका अभ्यांश पर, शुक्तियों पर, श्लोक पर। तो आपेय पदस्य का जो पर्याय पद होगा आपका घट है, पट है, शर है, जन्म, कौन सा हो जाएगा? सभी फीडबैक करेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, तो अपेय पदस्य पर्याय भवति किसका हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। किसके पर्याय हो जाएगा? जन्म की बात करेंगे। अर्थात अपेय का शाब्दिक अर्थ जल से है, इसलिए अपेय का पर्याय जलम ही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं अन्नपद घटे का अर्थ घड़ा और पट का अर्थ कपड़ा होता है जो अन्न आपके दिए गए हैं, और सर का अर्थ, शरय का अर्थ क्या होता है? तालाब होता है, ठीक है? अपने सिर वाला मत समझ लीजिएगा क्योंकि संस्कृत की बात कर रहे हैं, इसलिए सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से फीडबैक कीजिएगा और अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझिएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय श्लोके अग्नि इति पदस स्थाने कह शब्द प्रयुक्ति। तृतीय श्लोके में बात की गई। अब तृतीय श्लोक हमें देखना पड़ेगा भैया, तृतीय श्लोक में क्या बात की गई है, ठीक है? अग्नि की बात कर रहे हैं। तो हमारा तृतीय जो श्लोक है आप लोग देख पा रहे हैं, पहला, दूसरा, तृतीय श्लोक जो दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए श्लोकानुसार अग्नि का पर्यायवाचक वाणी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देखेंगे तीसरे श्लोक में, देखिए कौन सा तीसरा नंबर श्लोक है, ये अंडरलाइन किया, अत्रिणी पातितो वाणी स्वमेयो पश्यन्ति। तो यही तो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि तृतीय श्लोके अग्नि इति पदस्य स्थाने कह शब्द प्रयुक्ति। तो तृतीय श्लोक में अग्नि के स्थान पर
वाणी शब्द का प्रयोग हुआ है। और आप जानते हैं क्योंकि अग्नि का शाब्दिक अर्थ आग और वाणी का शाब्दिक अर्थ आग ही है, अतः दोनों पद एक दूसरे के पर्यायवाचक हैं। अन्य विकल्प आपके वस्त्रम यानी कपड़ा, चित्शास्त्रम यानी गर्दन का ऊपरी हिस्सा, सिर की रक्षा करना, और काष्टम यानी लकड़ी का टुकड़ा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भोजनते, भोजन है, ठीक है, भोजन अंते किम विषप्रदनम, अर्थात प्रश्न का अर्थ यह है कि पद्यांश के चतुर्थ श्लोक के अंतिम पंक्ति में निहित है, जो इस प्रकार लक्षित है कि भोजने चामृतम वारी भोजानंते विस्मृतम। चौथा श्लोक देखिए, चौथा श्लोक में आपका दिया गया है पूरा, ये अंडरलाइन हम किए रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, भोजने चामृतम वारिम भोजानंते विस्मृतम दिया गया है ना, सारा श्लोक पे आंसर दिया गया है, ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, भोजन किम विस्मृतम हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा वारी की बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, पांचवा प्रश्न जो दिया गया है, प्रीते लक्षणम कति विधि, प्रीते लक्षण में कौन सी विधि आपकी है, खट विधि, दस विधि, द्विविधि, चतुर्विधि। देखिए प्रीति अगर विधि की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा खट विधम हो जाएगा, अर्थात प्रीति के 6 लक्षण हैं। प्रीति के कितने लक्षण हैं, प्रस्तुत पद्यांश में इनका विवेचन भी किया गया है। कौन कौन से लक्षण हैं, आइए जान लेते हैं। ददाति, प्रगतिहाति, मुखविहाति, भुक्ते, भोजते, पृच्छति, ये प्रीति के हमारे 6 लक्षण की बात करेंगे जो आपके काव्यांश पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संग दोषेण विकार है कुत्र न भवति, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, संग दोषेण विकार है कुत्र न भवति, सभी लोग बताइएगा। अतः प्रदत्त 4 विकल्पों में हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पुष्पेषु, फलेषु, साधुषु, पुत्रेषु। देखिए काव्यांश से हमें पता चल जाता है कि संग दोषेण विकार है कुत्र न भवति, किसके संग के दोष से विकार नहीं होता है, साधु के दोष से। साधु के संग के जो है अगर साथ रहेगा उसके दोष से कोई विकार नहीं होता है, अर्थात आप सब लोग समझ सकते हैं। आपके काव्यांश में दिया गया है कि विकृति नैव गच्छन्ति संग दोषेण साधवई, अतः उत्तर हमारा संग दोषेण विकार है साधुष न भवति, हमारा क्या हो जाएगा, साधुष की बात करेंगे। अगला आपका दिया गया 7वें से आपके शिक्षा शास्त्र के संबंधित प्रश्न है। आइए ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिएगा, पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे अब, और अंत में आपके हम गद्यांश से संबंधित प्रश्न करेंगे। तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्ध उच्चारण ध्यानम ददाति एवं सा किम विकसितुम इच्छति अर्थबोधनम संसक्ति शुद्धताम धारा प्रवाहिताम, अर्थात आप लोग समझते हैं तृतीय कक्षा की शिक्षिका जो है एक कुशल अध्ययन अध्यापन कराती शिक्षिका किसी पाठ के प्रत्येक शब्दों की शुद्धता उच्चारण पर विशेष ध्यान आकर्षित करती है। तो इस प्रकार की शिक्षिका का अध्ययन कुशलता जो उनके शब्दों की शुद्धता को बताता है, शुद्धताम हो जाएगा, अर्थात तृतीय कक्षा की एक कुशल अध्ययन अध्यापन कराती शिक्षिका किसी पाठ के प्रत्येक शब्दों के शुद्धता उच्चारण पर विशेष ध्यान आकर्षित करती हैं। इस प्रकार की शिक्षिका का अध्ययन की कुशलता उन शब्दों को क्या कहा जाएगा, शुद्धताम, शुद्धता की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति, पहला है आरोहणे, लेखने, कूदने, पठनम। तो सभी लोग जानते हैं लेखना हो जाएगा, जब भी सूक्ष्म पेशी कौशल की बात की जाती है, ठीक है, तो अति आवश्यक हमारा लेखन कार्य ही होता है, क्योंकि सूक्ष्म पेशी कौशल वह कौशल है जो लेखन की प्रामाणिकता तथा कुशलता पर निर्भर करता है, और इस कौशल में छात्र अपनी लेखनी के माध्यम से अपने आत्मशक्ति का कौशल भी परखता है एवं समझता है, और मनोवैज्ञानिकों ने इसे कौशल को छात्र पेशी कौशल भी बताया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 9वां नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रतिपुष्टि अस्ति, देखिए जो प्रतिपुष्टि और फीडबैक होता है वह क्या होता है, जो प्रतिपुष्टि और फीडबैक होता है आप जानते हैं अनेक वैज्ञानिकों ने
स्वस्थ छात्रस्य च शिक्षकस्य विघाते, अर्थात उभय शिक्षक शिक्षणार्थम कृते सस्व विकास, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्योंकि प्रतिपुष्ट के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा स्व-विकास कार्य किया जाता है। स्व-विकास यहाँ पे दिया गया है ना, क्या दिया गया है, स्व-विकास है, अर्थात आप लोग समझ ही गए होंगे। क्योंकि प्रतिपुष्ट के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा स्व-विकास कार्य किया जाता है। प्रतिपुष्ट को छात्र शिक्षक संतुष्ट भी किंचित लिया जाता है। 10वां प्रश्न क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितम अधीनस्थेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति, पुस्तकानां, प्रकृतिवस्तूनां, बोधपट्टानां या द्विपार्श्वीय रेखा चित्रणाम हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगर देखा जाए, आप जानते हैं कि प्रारंभिक स्तर में देखा जाए पठन के लिए पढ़ाने हेतु शिक्षक को जो बोधपट्टा नाम, जिसे हम यहाँ पे दिया गया है, क्या हो जाएगा, बोधपट्टा नाम, सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हम फ्लैश कार्ड बोलते हैं, वही आपका संस्कृत में बोधपट्टा नाम हो जाएगा। देखिए, तो प्रारंभिक स्तर में पठन शिक्षितुम अधीनेस्तु कस उपादेयता अधिका वर्धते, बोधपट्टा नाम उपादेयता अधिक वर्ते, अर्थात फ्लैश कार्ड की बात करेंगे। शिक्षक को फ्लैश कार्ड का प्रयोग इस स्तर पर करना ही चाहिए। फ्लैश कार्ड एक पाठन सामग्री ही होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यम चरणम किम अस्ति हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा उद्गामी साक्षरता। बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासम या विकासाय आद्यम चरणम किम अस्ति, उद्गामी साक्षरता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लिखिए, आप जानते हैं बालकों को पढ़ने और लिखने के विकास के लिए प्रारंभिक चरण उद्गामी साक्षरता ही होती है। उद्गामी साक्षरता का अर्थ होता है स्फुटित साक्षरता, अर्थात बिल्कुल प्रारंभ में ही छात्र हृदय मंचन पर निकलने वाली जो शिक्षा होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षिका स्वकक्षायाः बालानां युगलेश विभजाति तान् युगलान् स्वस्वपुस्तकानां विनिमये कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सूचयति एवं सा किम कर्तुम् इच्छति। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोई शिक्षक या शिक्षिका अध्यापिका अपनी कक्षा के बालकों को जोड़ों से विभाजित करती है। क्या है, युगलेश मतलब जोड़ों से विभाजित करती है, तथा उन युगलों को स्वयं ही उन्हीं की किताबों को प्रदत्त अर्थात प्रदान करके शिक्षिका जब अपने निर्देश के अनुसार जो है उन छात्रों को संशोधित अर्थात त्रुटि संशोधन के लिए सूचित करती हैं, तो इस प्रकार का शिक्षिका का कार्य कौन सा कहला जाएगा, वह कहला जाएगा समकक्ष मूल का नाम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं ध्यानपूर्वक समझेंगे। मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। देखिए, मूल्यांकन करते समय जो है इनमें से कौन से विषय का शिक्षक का ध्यान करना चाहिए। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वह एकस्य छात्रस्य विकासाय तस्य पूर्व स्थिता सह तुलना, अर्थात समझ गए हूँ, मूल्यांकन के समय शिक्षक का आवश्यक ध्यान आकर्षण एक छात्र के विकास तथा उसके पूर्व स्थित कार्य की तत्क्षण तुलना करना, अर्थात कक्षा में शिक्षण मूल्यांकन पर शिक्षक प्रति छात्र के हिसाब से एक ही छात्र पर ध्यान को अंकित करे, तभी एकांगी मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली पद्धति पूर्ण भी होगी। साथ ही साथ मूल्यांकन भी एक छात्र का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का तात्पर्य यही है कि मूलता का आकलन करना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पाठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्तम सर्वाधिकम। देखिए, पठन समय में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वह आपका हो जाता है पाठस्य अर्थस्य अवगमनम। और आप जानते हैं यह जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि पाठन प्रणाली में अर्थात पढ़ने और पढ़ाने पठन के समय मूल रूप से पढ़ते समय पाठ के अर्थ को बोधित करना महत्वपूर्ण होता है
और कारण यह है कि यदि छात्र पठन कार्य कर रहा है तो सर्वप्रथम उसे पठित वस्तु पाठ विशेष का अर्थावगमन होना चाहिए और पठन का यह कार्य मूल कार्य भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाला नाम पत्रिकातैः कस्यचित् कथायाः पठनम नाम। कौन सा सही हो जाएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए प्रश्नतः देखा जाए बालकों के पत्रिका अध्ययन अंतर्गत किस कक्षा को पढ़ने का कार्य उन बालकों का विस्तृत अध्ययन कहला जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्तृत अध्ययन। बालकों में जो पत्रिका कस्यचित् कथनम पठनम नाम, बालक जो है पत्रिका अगर पढ़ रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, विस्तृत अध्ययन कहला जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उत्पादक कौशलम अस्ति। देखिए उत्पादक कौशल की बात करेंगे। उत्पादक कौशल वह कौशल है जिसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्त किया जाता है। संभाषण और लेखन उत्पादन कौशल के आधार स्तंभ हैं और दोनों ही शब्दोत्पादन एवं शब्द लेख ज्ञान को उत्पादन करके छात्र कौशल विकास को उत्सर्जित एवं पुष्टि करते हैं। इसलिए संभाषणम लेखनम चा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्पादक कौशल अस्ति, संभाषणम और लेखन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, शिक्षिका, ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक भाई बहन जिनको सपना है संस्कृत भाषा में 25+ का स्कोर करना। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत में ट्रांसलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा बहुत भी यार अगर 50% आप लोग ट्रांसलेट कर लेते हो तो आप लोग समझ जाएंगे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। शिक्षिका केनपि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। देखिए शिक्षिका जो है बिना संप्रेषण के, शिक्षिका छात्रों के साथ संप्रेषण अर्थात वाक्य का आदान प्रदान, संप्रेषण मतलब क्या होता है, वाक्यों का आदान प्रदान करना, तो ये करती हैं। तो उसका शिक्षण कार्य के समय कक्षा में उपयोग भी करती हैं, वह क्या हो जाएगा, शब्देत संप्रेषण। शिक्षिका केनपि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोग, किसका उपयोग कर रही हैं, तो वह शब्देतर संप्रेषणस्य का उपयोग कर रही हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शब्देतर संप्रेषण का तात्पर्य शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से है, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान भी कहे या मान सकते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ भली भांति या अच्छी तरह किया गया परस्पर शिक्षण छात्र वाक् कार्य है। संप्रेषण में सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है जो अच्छे वाचक का होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सिंहस्थ विषये एका कथां पठित्वा शिक्षिका छात्राणां निर्देशयति। सिंहस्थ विषय में एक जो है कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रों को निर्देशित करती हैं कि भवान स्वयं अरण्ये सिंहः अस्ति इति मनसि विचार्य कथनं श्रावयतु इति एवं सा किं विकसितं प्रयत्नं करोति। अर्थात इस प्रश्न को समझें कि सिंह के विषय में एक कथा को पढ़कर शिक्षिका जो है छात्रों को निर्देश देती हैं। क्या निर्देश देती हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। यदि आप स्वयं जंगल में शेर हैं, क्या दिया गया यहाँ पे, भवान स्वयं अरण्य सिंह है। यदि आप स्वयं जंगल में शेर हैं, ऐसा मन में विचार करके कथा को सुनो। अति इति मनस विचारे कथम श्रावति, ऐसा जो है मन में विचार करके सुनिए कि आप स्वयं जंगल में शेर हैं। तो इस प्रकार का शिक्षिका का प्रयास निश्चित रूप से छात्रों की, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, सृजनात्मकता, चिंतन क्षमता की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षिका छात्रों को तार्किक एवं विवेकशील बनाना चाहती हैं, जिससे उनके चिंतन शक्ति का भी विकास हो गए। क्योंकि विवेकशील, जब उनको जंगल में ही शेर बना दिया जाए, मतलब शेर क्या होता है, जंगल का राजा कहलाता है, तो एक प्रकार से विवेकशील ही हो जाए। तो तार्किक एवं विवेकशील बनाना चाहती हैं, इसलिए उनके चिंतन शक्ति का भी विकास भली भांति हो सके, ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम अधिग्रहो मध्य का भेद। देखिए भाषा अधिगम और अधिग्रहण बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा।
भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच कौन सा भेद है? तो किंचित भेद है, आपने पढ़ा भी होगा। क्या कहलाया जाएगा? अधिगम प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण क्या होता है? साहजिकम होता है। भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य जो भेद है साथियों, वह भेद यह है कि अधिगम प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण साहजिकम होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। साहजिकम मतलब स्वाभाविकता, अर्थात भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है और भाषा अधिग्रहण सहजता स्वाभाविकता की जनक कहलाती है। भाषा अधिगम भाषा का मूल अध्ययन ज्ञान है तथा भाषा अधिग्रहण भाषा का पारिवारिक परिवेश से संबंधित सहज ज्ञान है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है तो भाषा अधिग्रहण भाषा का जन्य भाव है। तो किंचित भेद है, ज़्यादा नाममात्र का कह सकते हैं भेद। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्यायम स्यात्। देखिए विद्यालय के शिक्षण में अगर देखा जाए तो प्रथम भाषा का अध्ययन क्या बोला जाएगा? बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में ही देनी चाहिए। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन में क्या करना चाहिए? आप लोग शिक्षक हैं तो बच्चे की मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा की में जो है अध्ययन उस बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि वह बालक परिवार से अपनी मातृभाषा से बढ़ता और पलता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बालक के भाषा विकास पर उसके परिवार की होती है। और कहा भी गया है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। तो उपरोक्त तथ्य के आधार पर यह निश्चित होता है कि विद्यालय शिक्षण में बालक का शिक्षण हिंदी भाषा अर्थात उसकी मातृभाषा में होना चाहिए, उसकी प्रांतीय भाषा में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरीय कवितायाः प्रयोजनम् अस्ति। प्राथमिक स्तर में कविता का जो प्रयोजन होता है वह किस प्रकार होता है? तो प्रारंभिक स्तर में कविता का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य जो होता है कविता के संगीत गान ताल अनुप्रास के आनंद की अनुभूति से होता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अपठित आपका जो श्लोक, यहाँ पे एक और श्लोक लिया गया है, ध्यानपूर्वक इसको समझना है और आइए इससे रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे। अगर यही एग्जाम में श्लोक आ गए, अपठित गद्यांश पद्यांश आ गए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, चाहे हिंदी की बात करें, अंग्रेजी संस्कृत की बात करें, इंग्लिश में भी जिन्होंने लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश का भी आप लोग पैसे सॉल्व करते होंगे। अगला प्रश्न है, नारी इति पदस्य पर्यायो भवति। देखिए नारी पद में पर्याय क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं नारी पद में जो पर्याय होता है पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारी का शाब्दिक अर्थ स्त्री होता है, अतः नारी का पर्याय वाचक शब्द महिला है। तो यह दोनों पदों का संस्कृत साहित्य में एक विशेष शाब्दिक अर्थ है। तो पुरुष न होके यहाँ पे क्या होगा? महिला ही होगा, नारी महिला। बहुत ही आसान प्रश्न है, पुरुष मत कर लीजिएगा कि विलोम तो नहीं पूछा जा रहा है। पर्याय मतलब क्या होता है? पर्याय मतलब क्या होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। पर्याय मतलब मिलता जुलता, पर्यायवाची कह सकते हैं, इसलिए महिला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया, आइए समझ लेते हैं। गद्यांशे अस्मिन् उच्च स्वरेण इति पदस्य कृते कः शब्दः प्रयुक्त। गद्यांशे में उच्च श्रेणी पद में कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है? तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो इस गद्यांश में आया पद उच्च श्रेणी के लिए तार श्रेणी पद का प्रयोग उचित एवं सर्वोन्मत है। तो तार श्रेणी की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों पद का एक दूसरे के समान अर्थक बोधक भी हैं और इन दोनों पदों में तृतीया एक वचन का प्रयोग भी हुआ है। और तृतीया विभक्ति करण कारक होती है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, आपने पढ़ा होगा ना कारक? जी हाँ, जिसका चिन्ह से के द्वारा होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ही होता है। तो उच्च स्वरेण का शाब्दिक अर्थ तेज आवाज के द्वारा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। सरला विमल्योः मध्ये कस्मिन् विषये कलह अजायत। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे इस काव्यांश को तो हो जाएगा पुत्र विषय, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इससे संबंधित क्या दिया गया है? विवादस्य निर्णयाय ते कुत्र गत्रवतयो। तो इसका आंसर हो जाएगा यायालम की बात करेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अपठित गद्यांश पद्यांश आता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। बालकम विभज्य अर्धम
अर्धम स्वीकृति इति कहे अवदत्त किसने कहा है? न्यायालयाधीश ने कहा था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहम अस्य बालकस्य जीवनम याचे इति कहे अवदत्त। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? अहम की बात करेंगे, अर्थात मैं इस बालक के जीवन को मांगती हूँ, ऐसा कथन किसका है? सरला का है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अनुच्छेदे अस्मिन् दीर्घायु इति पदस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम। अनुच्छेदे अस्मिन् में दीर्घायु शब्द में इनमें से कौन सा पद जो है प्रयुक्त की बात कर रहे हैं? तो अनुच्छेद के अनुसार दीर्घायु पद के लिए चिरायु, दीर्घायु कहते हैं ना, चिरायु भव, दीर्घायु भव। आशीर्वाद भी जब देखते होंगे, जो सयाने होते हैं, गुरु होते हैं, आशीर्वाद जब देते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यायाधीशस्य निर्णयेन सरला कस्य वास्तविकी माता। अर्थात साथियों, न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार सरला मोहन की वास्तविक माता थी। किसकी माता थी? वास्तविक माता। ठीक है, न्यायाधीश निर्णय के अनुसार सरला जो है कि माता वास्तविक माता कौन थी, या किसकी वास्तविक माता है? तो मोहन की वास्तविक माता होगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आपके पैसेज या गद्यांश पद्यांश की बात करेंगे। अगला प्रश्न है बहुप्रसन्ना इति पदस्य विलोम पदम भवति। बहुप्रसन्ना मतलब बहुत प्रसन्न होना, तो बहुत प्रसन्न का होना विलोम क्या हो जाएगा? बहुत दुखी होना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे इस संस्कृत भाषा का प्रैक्टिस पेपर आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कैसा प्रैक्टिस पेपर था और 30 में से आपका स्कोर क्या था, अवश्य बताइए। और आगे इसी तरह प्रैक्टिस पाने के लिए फॉलो करते रहें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। बाकी प्रैक्टिस पेपर आपके सभी सब्जेक्ट के चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाइए। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही आपके पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट पर मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।